अस्सलाम वालेकुम। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने उसको चेयर किया और पाकिस्तान के जितने जो आर्मी चीफ़ हैं, एयर चीफ़ हैं और बाकी जो फ़ौज के सीनियर अफसरान हैं उन्होंने भी, और हुकूमत के जो आला अहदेदार हैं उन्होंने भी उसमें शिरकत की। इजलास के जो फ़ैसले हैं वो बहुत ही अहम नौइयत के हैं। एक जो कलीदी फ़ैसला है, बल्कि दो कहना चाहिए कलीदी फ़ैसले हैं, उसका अवलीन तो यह है कि जो भी इंडियन अग्रेसिव डिज़ाइन है पाकिस्तानी आर्मी को ऑथोराइज़ किया है NSC ने कि कोई भी अग्रेसिव डिज़ाइन होगा उसको डिसाइसिवली फ़ैसला कुन तरीके से उसका जवाब देना है, या आम लफ्ज़ों में जो उर्दू में हम लिखते हैं कि मुंह तोड़ जवाब देना है। कोई भी उसका एक्शन होगा उसको उतनी ही फोर्स से ज़्यादा कुव्वत के साथ उसका जवाबी कार्रवाई इंडिया के ख़िलाफ़ की जाएगी। तो जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर धमकी अमेज़ बयानात आने का सिलसिला था, शायद आज इस फॉर्मल ऑफिशियल ये स्टेट का वर्जन है, पाकिस्तानी रियासत ने यह जवाब दिया है कि आप कोई भी अग्रेसिव डिज़ाइन करेंगे उससे ज़्यादा तगड़ा आपको जवाब देंगे। उससे जो पहले वाले पैराज हैं वो बहुत ही मीनिंगफुल हैं। NSC ने डिस्कस किया है इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन। पाकिस्तान ने 70,000 जानों की कुर्बानी दी 9/11 के बाद इस दहशत गर्दी से निपटने के लिए, एक्सट्रीमिज़म इंतहा पसंदी से निपटने के लिए, और साथ ही साथ ऑर्डर किया है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को और वजारत दाखिला को, जो टर्म यूज़ किया है कि ऑन ग्राउंड एक्शंस एक्सेलरेट करें। ज़मीन के ऊपर जो कार्रवाइयाँ हैं इन इंतहा पसंद और दहशत गर्द जमातों के ख़िलाफ़ उसमें तेज़ी लाई जाए, ज़मीनी कार्रवाइयों में तेज़ रफ्तारी लाई जाए। कल तवक्को यह है कि DG ISPR जनरल आसिफ गफूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, इम्कान है कल आफ्टरनून में, और मुझे तवक्को यह है कि हो सकता है कि ज़्यादा तफसील के साथ जो पाकिस्तान ने अभी तक कामयाबियाँ हासिल की, ज़रब अज़ब से लेकर उसके बाद रद्दुल फ़साद के नतीजे में जो जो कार्रवाइयाँ की गई, जितने इलाकों को पाकिस्तानी क्लियर किया गया, जितने IDPs निकाले और वापस गए, इन ज़मीनी कार्रवाइयों का कहीं दुनिया में और मिसाल नहीं मिलती। अनप्रेसिडेंटेड है। जो वो काम इंडिया अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरनेशनल फोर्सेस नहीं कर सकें। एक मौका ऐसा था कि 1.25 लाख अमेरिकी फ़ौज थी और साथ नेटो ट्रूप्स उसके इत्तेहादी भी बैठे हुए थे, वो वहाँ नाकाम हुए हैं, ये काम नहीं कर सके। जो पाकिस्तानी इलाकों के अंदर, इन ट्राइबल एरियाज़ के अंदर जो नो गो एरियाज़ थे, जो एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर जहाद अफ़गानिस्तान के दिनों से इस्तेमाल हो रहे थे और आज तक ये जगह जो थी बाकायदा पनाहगाहें बन चुकी थी, उसकी मुकम्मल सफाई की गई। लेकिन कुछ एरियाज़ हैं हमारे बड़े अर्बन सेंटर्स के अंदर इन तंजीमों की पेनिट्रेशन हुई, जिसको ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप एक एक करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अभी से थोड़ी देर पहले 2 बड़ी तंजीमों का नाम लेकर मैं उनको अभी गुरेज कर रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं कि वजारत दाखिला के तर्जमान मिल जाए, क्योंकि कुछ तंजीमें जो थी नेशनल एक्शन प्रोग्राम के तहत उनको कालादम तंजीमें करार दे दिया गया, लेकिन हमने पिक एंड चूज़ इस तरह किया कि कुछ को तो पहले टेक ऑन किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, कुछ को होल्ड बैक किया गया। लाइक एक बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन पंजाब का जिसका मरकज़ है, उसकी मेन स्ट्रीमिंग के हवाले से पहले कोशिश की गई, क्योंकि उसके जो फॉलोअर्स की तादाद थी इतनी ज़्यादा थी कि शायद उसको डायरेक्टली कार्रवाई करना एक नया लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज बन सकता था। तो पहले कोशिश ये की गई कि उसको सियासी धारे के अंदर शामिल करें, जितने लोग मेन स्ट्रीम हो सकते हैं और मेन स्ट्रीम हो जाए। जो एक कोर हार्डन्ड एलिमेंट बच जाएगा उसको फिर यूज़ ऑफ फोर्स भी करना पड़ा तो उस तरीके से उससे निपटा जाएगा। तो हमारा मेन फोकस जो है आज इसी मौजू के ऊपर रहेगा। अपने मेहमानों का तारुफ भी आपसे करवाऊंगा जो आज हमारे साथ पैनलिस्ट होंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक मेहमान आज टेलीफोन लाइन के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हीं से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान के साबिक सदर और पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपकी सेहत कैसी है? खैरियत से? आप पहले तो अपनी खैरियत बता दीजिए। बहुत बेहतर इम्प्रूविंग। चलें, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। ये इंडिया वाला इशू है और इस इशू पे शायद बहुत ही मुनासिब तरीके से आप बात कर सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से आप बात कर सकते हैं। बहुत ही धमकी मेज़ बयानात आने का सिलसिला शुरू है। एक दिन मोदी हमला देता है कि सबक सिखा देना है, अगले दिन दूसरा हमला देता है कि इनका तो हुक्का पानी बंद कर देना है। क्या किया जाए इनका? इनका जवाब वही देना चाहिए जो जैसे ये बात कर रहे हैं वैसे ही हमें करना चाहिए। और मैं इसकी एग्जांपल दे दूं आपको कि 2002 में 10 महीने के लिए ही अपनी पूरी फौजें हमारे बॉर्डर पे ले आए थे, और जब ये लेकर आए तो हमने भी अपनी फौजें मूव कर दी। और मुझे ISI के थ्रू खबर मिली कि ये सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं कश्मीर में। मैंने इमीडिएटली एयरफोर्स को ओपन भिजवाया मैसेज, ऑल एयरफील्ड टू बी प्रिपेयर्ड कि हम जब भी ये सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे इमीडिएटली हम भी इनके ऊपर अटैक करेंगे, सिर्फ एक दफा नहीं और सुबह सवेरे दूसरी दफा करेंगे।
जब ये हमने किया तो बिलीव मी क्या आपको याद होगा कि भाग गए थे वहां से, 10 महीने रहे हैं वो, 10 महीने हमें कन्फ्रंट किया है इन्होंने, उसके बाद भाग गए। तो अभी भी ये मतलब मैं हैरान हूँ कि इनके प्राइम मिनिस्टर, बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, उस प्राइम मिनिस्टर वो बातें कैसे कर रहा है। उसकी इंटेंशन किया तो अपनी पॉलिटिकल इंटेंशन उसकी, अदरवाइज आई मीन देयर इज नो सेंस इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सच ए लार्ज कंट्री टू टॉक सो इररिस्पॉन्सिबली। तो यही मैं कहूँगा कि जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए, ये तो मेरी तो हमेशा पुराना वो है। जनरल साहब, एक सर्जिकल स्ट्राइक का दावा इन्होंने पहले किया, उसके ऊपर आज तक सबूत तो हमें नज़र नहीं आया, लेकिन आजकल जो इंडिया के वुज़रा हैं वो सुब्रमण्यम स्वामी को आप उठा लें तो उसका बयान कहता है कि पाकिस्तान के टुकड़े कर दें। उनके आर्मी चीफ का बयान पढ़ें तो वो कहते हैं कि इन्होंने इंतहापसंदों को अपने अंदर जगह दी हुई है। नरेंद्र मोदी 4-6 तकरीरें पिछले 3-4 दिनों में कर चुके हैं और हर एक का मरकज़ एक ही है कि इनको सबक सिखा देना, इनको छोड़ना नहीं है। तो हमें अगर वो सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ आते हैं या कोई ऐसा हॉट परसूट करते हैं बॉर्डर के ऊपर, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? हाँ देखें सिचुएशन बॉर्डर के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ऐसी है कि बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और वो एडवांटेज में है, लेकिन बहुत सी ऐसी भी जगह हैं जहाँ हम एडवांटेज में। तो हमें इस वक्त, मैं तो कहता हूँ कि हमें बिल्कुल तैयार होना चाहिए कि जहाँ जब वो अगर उन्होंने कुछ किया तो हमारी फौजें जहाँ हम उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं और हम एक्ट कर सकते हैं, उधर अपना प्लान, अपनी फौज, अपनी फोर्स तैयार खड़ी हुई होनी चाहिए वहाँ, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। और ये ओपन में दें, ओपन में बताएं, ताकि वो इंडियन मिलिट्री के चीफ जो हैं और इनके पॉलिटिशियंस जो हैं वो सुने कि ये कोई मजाक नहीं है हमारे साथ खेलना, हम वही करेंगे उनके साथ जो वो हमारे साथ करने की कोशिश करेंगे। तो हमें उसकी तैयारी, मैं हमेशा कहता हूँ, देखें ये जितना ये आदमी एक मुल्क की जो ये है, क्या अभी मेरे पास वर्ड नहीं याद आ रहा है, कि वो हैविंग पोजेशन ऑफ फोर्स is not enough. It is the intent to use that force. That deterrence. Deterrence is not merely the possession of force, but it is the intent to use it to the maximum. तो हमें intent to use it to the maximum दिखाना चाहिए। और हम वॉर मॉन्गर नहीं है, हम छोटा मुल्क है उनसे, हमें पता होना चाहिए, उन्हें भी मालूम है ये, लेकिन ये भी ना समझे कि हम बिल्कुल हमारे साथ, हम भूटान नहीं है कि जिसके साथ वो एक्ट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान है, हम जवाब दे सकते हैं, हम इक्वल सख्ती से उनको जवाब दे सकते हैं। कोई ऐसी गलतफहमी उनको कभी नहीं होनी चाहिए। आपका जो जुमला है वो बहुत अहम है, मैं उसको उर्दू में दोबारा दोहराऊंगा। आपने कहा कि ताकत होना काफ़ी नहीं है, इसका पूरा इजहार करके भी बताएं कि ये ताकत हम इस्तेमाल करने की पूरा इरादा रखते हैं, अगर आपने कुछ भी किया तो पूरी कुव्वत के साथ जवाब मिलेगा। Yes, absolutely. The intent to use that force, ये है डिटरेंस। जनरल साहब, हमने फोर्स आपकी बढ़ी हुई है। 9/11 के बाद हमने ईस्टर्न बॉर्डर से फ़ौज काफ़ी हटा के वेस्टर्न बॉर्डर्स पे ऑपरेशन करने थे, ट्राइबल एरियाज़ को क्लियर करना था, को 2.25 लाख हमारी फ़ौज उधर लगी हुई है। अगर ईस्टर्न बॉर्डर्स की सूरत हाल ख़राब होती है तो क्या करना चाहिए? क्या फ़ौज दोबारा ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ रीडिप्लॉय करनी चाहिए? हाँ, नाउ दिस इज अ सीरियस क्वेश्चन। हमेशा हमें वी हैव बीन फेस्ड विद वन फ्रंट, हमारी फोर्सेस हमेशा ईस्ट की तरफ ओरिएंटेड थे, इंडिया की तरफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों। अब जब से ये सोवियत यूनियन ने ऑक्यूपाई किया अफगानिस्तान को और हमने उन अफगानों के साथ मिलकर वी डिफीटेड सोवियत, 10 साल हमने जंग की उनके साथ। उस वक्त हिंदुस्तान कहाँ था, जरा इनसे ये तो पूछे, उधर उस वक्त तुम किधर थे? ये तो सोवियत यूनियन के साथ थे, हम लड़ रहे थे, हम उनके साथ साथ दे रहे थे, हमने उनके इक्विप कर रहे थे। तो ये तो हम, इट इज आवर रिलेशनशिप विद देम, और हमने जो कुछ किया जिसकी वजह से फतेह हुई है वहाँ, नॉट बिकॉज ऑफ इंडिया,
अब जब वो हार गए और मारे गए वहां से, तो उसके बाद ये इंडिया, बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजन, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ कि उनके अदर स्ट्रेटेजिक रीजन हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक उसमें कोलैबोरेशन में घुस गए। अब जब वो हुआ तो हम टू फ्रंट वॉर थ्रेट है, हम टू फ्रंट वॉर थ्रेट है। पहली दफा जो पेशावर में डिवीजन था एक, उसको कोर बनाया गया, जो क्वेटा में डिवीजन था उसे भी कोर बनाया गया। कोर बनाने से कोई अच्छा बड़ा 1 लाख लोग पड़ जाते हैं, उसमें खर्चा होता है, अखराजात हैं, वो हमने सारा कुछ किया, अखराजात बेर किया हमने। तो ये कुछ हमने अपनी दिफा के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए किया, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी जो है वो सबसे अहम है। मैंने अपने लिए जो डेफिनेशन बनाई थी, टू रन पाकिस्तान, ensure the security, progress, development of the state, welfare, well-being of its people. Security comes first. बिल्कुल हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान को खतरा है तो हम बेकार हैं, हम सब बेकार हैं अगर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इसको कुछ नहीं होने देंगे। इसके साथ, इस रवैये के साथ हमें इंडिया के साथ डील करना है। सिक्योरिटी सबसे पहले, और वो अनफॉर्चुनेटली पहले कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ था, लेकिन अब वो बिल्कुल हमारी सिक्योरिटी फोर्स लेवल्स एंड इंटेंट टू यूज दैट फोर्स इज वेरी मच देयर। ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो इस्तेमाल करें, क्योंकि इधर ये ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर वगैरह पे ये आर्मी नहीं यूज हो रही है, ये सेकंड मैन फोर्स यूज हो रही है, ये रेंजर्स एससी बलूचिस्तान एससी फ्रंटियर यूज हो रही है। तो ऐसी हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हमारी आर्मी ओवर कमिटेड है, हो गई थी लेकिन अब नहीं है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आर्मी इज़ नॉट ओवर स्ट्रेच्ड, ये आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि आर्मी ओवर कमिटेड नहीं है, ओवर स्ट्रेच नहीं है, वी आर वेल प्रिपेयर्ड। अगर आपने कोई भी एग्रेसिव डिज़ाइन दिखाए तो आपको यहाँ से तगड़ा जवाब आएगा, तैयार रहिए उसके लिए। यस, एब्सोल्युटली। वी इंटेंट टू यूज दैट फोर्स, हमारी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। यदि हम लड़ेंगे आपसे, हम लड़ लेंगे, हम आपसे जंग करेंगे, हम अपनी सिक्योरिटी को किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो एक स्टेटमेंट आया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का पहले और फिर आज एनएससी के बाद दोबारा से, मैं उस पर भी चाहूँगा कि आपसे तबसरा लूँ। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कोई भी सबूत दें हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, दहशतगर्दी के ऊपर बात करनी है दहशतगर्दी के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अगर आपने कोई भी पाकिस्तान के ऊपर एक्शन किया तो सोचने नहीं बैठेंगे, आपको उससे तगड़ा जवाब देंगे। तो आप वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान की हिमायत करते हैं? बिल्कुल हिमायत करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो दूसरा पार्ट जरा ज्यादा टफ होना चाहिए था। अब वो हमें हमदर्दी है उनसे, हम सिंपथाइज करते हैं, हम कंडोल करते हैं उनके फौज जो भी लोग मारे गए हैं, उनकी फैमिली के साथ सब कुछ है। और तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हमने भी बड़ा अच्छा हुआ है, जो कुछ भी और बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है, बहुत खराब हुआ है एंड वी शुड रिग्रेट इट। बट डजंट मीन कि हम रिग्रेट ऐसे करें कि वो हमारे सर पर चढ़ जाए, जो चढ़ रहे हैं टीवी में भी देख रहा हूँ, तो ये तो अलाउ नहीं करेंगे हम। तो इसलिए आई थिंक वो जो जवाब दिया है ऑन वन साइड कि जी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम सजा देंगे, हम ये देंगे वो देंगे, वो तो बहुत अच्छा है, यस देनी चाहिए, बहुत गलत हुआ है। लेकिन गलत होने के बाद उसके बाद जरूर ये कहना चाहिए, देखो कश्मीर को सॉल्व नहीं करोगे तो ये दोबारा हो सकता है, तो प्लीज अंडरस्टैंड रियलिटी, यू आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड सो कॉल्ड। तो आप अगर ये नहीं करेंगे तो आपके ऊपर ये तो यू मस्ट रिजॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट। कोई कश्मीरी इस वक्त नहीं है जो आपको ज्वाइन करना चाहता है, तो आप जबरदस्ती उन पे कब्जा करके बैठे हुए हो, ऊपर से कहते हो वो टेररिस्ट हैं, और जो उनको हेल्प कर रहे हैं उनके बारे में कहते हो वो टेररिस्ट है, जबकि हम कहते हैं मुजाहिदीन है। तो पहली चीज तो हमें बैठना चाहिए टू डिफाइन व्हाट इज मुजाहिद एंड व्हाट इज टेररिज्म, इसमें फर्क क्या है, उसको डिफाइन करो और उसके बाद फैसला करो कि
इंडियन फोर्स आर्मी जो है वो टेररिज्म कर रही है या कश्मीर में जो मुजाहिदीन है वो टेररिज्म कर रही है। तो ये तो बहुत बड़ी एक डिस्प्यूट है। जनरल साहब, उसको सॉल्व आज मैंने यशवंत सिन्हा, उनके एक वज़ीर थे पहले, उनका आज इंटरव्यू एक सुन रहा था पुराना, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की मौजूदा हुकूमत के एक आला अहदेदार ने उनको कहा कि हमारा स्टेट डॉक्ट्रीन है, इंडिया का स्टेट डॉक्ट्रीन है कि कश्मीर के अंदर कोई भी जो मूवमेंट वगैरह सर उठाएगी हुर्रियत की, उसको ताकत से कुचल देंगे, ये स्टेट डॉक्ट्रीन है। तो हम यूज़ ऑफ फोर्स करके वहाँ कश्मीरियों को मार रहे हैं, तो ये स्टेट की पॉलिसी है, इंडियन स्टेट की। तो वो तो इसी तरीके से मार रहे हैं कश्मीरियों को, वो जो भी हो रहा है वो तो उनको परवाह नहीं है। अब तो उन्होंने दुकानों पे दाखिले पे पाबंदी लगा दी है, गोश्त खाने वाले को पहले मारते थे। तो एक मैडनेस हमें नज़र आती है, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जो है वो राइज कर रहे हैं इंडिया में। हाँ सही, बिल्कुल सही। और ये कर रहे हैं, और ये हमें पूरी दुनिया में उजागर करना चाहिए उन्हें कि यार तुम उसके यू टर्न अ ब्लाइंड आई, फिर कहते हो पाकिस्तान टेररिज्म करवाता है। तो वो कर रहे हैं, उसे नहीं देख रहे हो क्या कर रहे हैं कश्मीर में? ये नहीं देख रहे हो कितने लोगों को वो मार रहे हैं, कितनी ज्यादा जुल्म कर रहे हैं उनके ऊपर? ये नहीं देख रहे हैं आप? आपको ये नजर नहीं आता क्या? लेकिन पाकिस्तान जब करता है, कोई हमारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ करती है, वो आपको नजर आता है कि ये टेररिस्ट है सारे। तो ये तो बहुत अनफेयर। असल में मेरी तो बिलीफ यही है कि दिस वर्ल्ड इज नॉट अ फेयर वर्ल्ड। इधर जस्टिस आपको नहीं मिलेगी, जस्टिस है भी नहीं। जनरल साहब, आप बड़े अच्छे लफ्ज़ों में तज़किरा करते हैं हाफिज़ सईद साहब का। शायद एक मौका बाज़ औक़ात आ जाता है कौमों की ज़िंदगियों में कि मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ जाते हैं। अगर इस वक्त आपको कार्रवाइयाँ करनी हो, मुकम्मल तौर पर डिसंगेज करना हो जमातुल दावा को, लश्कर को, जैश को, तो आप क्या तजवीज़ करेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए? देखिए, जमातुल दावा की आपने बात हुई है, आजकल उसको बैन कर दिया गया है मेरे ख्याल में। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हर पाकिस्तान की कैलेमिटी में सबसे बेहतरीन कार्रवाई इन्होंने की है। अर्थक्वेक जब हुआ था तो एक इदारा जिसने सबसे ज्यादा काम किया है वो जमातुल दावा था। अब उसके बदले में हम कहते हैं कि ये टेररिस्ट है, इनको बंद करो, इनको मारो। तो ये थोड़ा सा इसको हम भी देखें जरा कि हाउ फेयर इट इज। बट यस इंडीड, आई बिलीव दुनिया का प्रेशर है, उस प्रेशर के नीचे हम सबमिट कर रहे हैं कि ये हमें करना पड़ेगा। बट आई थिंक वी शुड डेवलप आवर इंटरनल स्ट्रेंथ, इतना हम बना लें और हमारा इन्फ्लुएंस दुनिया में इतना हो सके कि हम अपनी बेहतरी की बातें करें। सर, अगर इनको डिसंगेज करना हो तो उसके लिए क्या तरीकाकार अपनाया जाए? क्योंकि ये FATF का जो हमारे ऊपर तलवार लटक रही है उसमें भी वो मुतालबा यही है, और अभी इस वाक़े के बाद दोबारा से बयानात यही आ रहे हैं। तो आप क्या तजवीज़ करते हैं, क्योंकि आपकी इस पर काफ़ी एक्सपर्टीज़ रही है, कैसे इनको डिसंगेज करें? बात करें, इनसे बात करें, मान जाएंगे। मतलब आई एम वेरी श्योर हाफिज़ सईद साहब को इंगेज किया जाए तो आपका ख्याल है कि उससे ये इनको हटाया जा सकता है इस काम से? इससे हाफिज़ सईद साहब को इंगेज किया जाए, ये आप तजवीज़ कर रहे हैं? यस, एब्सोल्युटली। जनरल साहब, कश्मीर के ऊपर आपके दौर में बड़ी पेशरफ्त हुई थी, बल्कि एक मौका तो वो था कि हम सोचते थे कि शायद सियाचिन, सरक्रेक, इनके ऊपर एग्रीमेंट्स वगैरह आप साइन कर लेंगे, कश्मीर के ऊपर एक लिमिटेड इटॉनमी और सेल्फ रूल के तस्करे हो रहे थे। फिर मनमोहन पीछे हट गए, इंडियन गवर्नमेंट पीछे चली गई। कहाँ तक रजामंदी थी और क्यों बैक ट्रैकिंग हुई? रजामंदी तो फ्रेंकली पूरी हो गई थी। तीन इशूज, तो सर्किट, उसकी जॉइंट सर्वे हमने दोनों नेवी ने कर लिया हुआ था। हमने डिफाइन कर लिया था कौन सा डिस्प्यूटेड एरिया है जिसका फैसला चाहिए। दूसरा ये सियाचिन, उस पे भी डिफाइन हो गया था कि कौन सी वो लाइन है जिधर दोनों फोर्सेस को विथड्रॉ कर लेना चाहिए टू ब्रिंग पीस, इंडियन फोर्सेस, पाकिस्तानी फोर्सेस। अब रहा कश्मीर की बातें चल रही थी, कश्मीर की वो 4 पॉइंट एजेंडा। तब आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि किसी ने मुझे नहीं बताया कि इसका हल क्या है। ना APHC,
ना पाकिस्तानी कश्मीरी, ना फजलुर रहमान तो पूरी उम्र जिसने गुजार दी कश्मीर के, वो मिनिस्टर रहा था, अभी भी है। तो ये, और ना इंडियन साइड पे कोई। तो मेरे दिमाग में ये आया कि यार इसका हल क्या, जरा सोचो। और मैंने अपने दिमाग से ये 4 पॉइंट एजेंडा निकाला, इसमें सर थोड़ी सी कता कलामी आपकी माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर वो भी हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगा उनसे भी साथ इनपुट लूँ। ये खबर मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आप दोनों के लिए। ये वजारत दाखिला का बयान है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में नेशनल एक्शन प्लान का जायज़ा लिया गया, जिसमें कालदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों को तेज़ करने पर इतफाक़ हुआ। मज़ीद जमातुद दावा और फलाह इंसानियत को वजारत दाखिला की तरफ से कालदम करार देने की मंजूरी दी गई। ये हमारी वजारत दाखिला का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। शाह महमूद कुरैशी साहब, आपका रद्द-ए-अमल चाहूँगा इस पर। देखिए, ये जो पुलवामा का वाक़या हुआ है, ये तो अब 14 फरवरी को रूनुमा होता है वाक़या, लेकिन आपके इल्म में है कि फाटफ पे हिंदुस्तान और बाकी जो इशू चल रहा था, बहुत सी टेरर फाइनेंसिंग और ऑर्गेनाइजेशंस और सारा जो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने की कोशिशें जारी थी। तो हुकूमत पाकिस्तान कुछ अरसे से इस तरफ सोच रही थी, और हमने इस पे कई नशिस्तें भी की, मीटिंग्स भी की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मशावरत भी की कि हमें देखना है कि हमारे मुल्क के मफाद में क्या है। इस वक्त हमारी कोई ऐसी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अगर कोई फर्द, कोई इदारा या कोई करता है तो वो हम उसको अपना दोस्त तस्वर नहीं करते। लेकिन बिल्कुल वाजे आज उसकी हमने वजाहत भी कर दी है कि पुलवामा का जो इंसिडेंट है, इससे पाकिस्तान का या किसी का कोई जोड़ नहीं बनता। ये एक इंडिजिनस था, बंदा भी हिंदुस्तान का था, गाड़ी भी लोकल थी, और एक्सप्लोसिव की परचेज जो है वो भी मकामी थी। शाह साहब, जो फलाह इंसानियत और जमातुल दावा वाला फैसला है, ये फैटफ के वो जो कंटिन्यूएशन है उसी में आया है या इसके कुछ और भी मुज़मरात हैं? नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि इसकी मुज़मरात, देखिए ये हमें एक ओवरऑल पाकिस्तान को एक ओवरऑल देखना ये है कि हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। हम समझते हैं, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को जो खिफ़त हुई है पिछले कुछ अरसे से, जब से वहाँ एक मकबूजा कश्मीर में एक पॉलिटिकल जेन्युइन इंडिजिनस पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू हुई है, पुरअमन तहरीक शुरू हुई है, और उसने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को, अट्रॉसिटीज को हाईलाइट किया है, और उससे जन्म लिया आपकी ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की रिपोर्ट, उससे जन्म लिया आपकी ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप की जो हाउस ऑफ कॉमन्स की है उसकी 30 अक्टूबर की रिपोर्ट, उससे बहस शुरू हो गई, आपकी यूरोपियन यूनियन में पब्लिक हियरिंग हुई, और उन्होंने भी कल कहा कि देखिए इन अट्रॉसिटीज को बंद होना चाहिए। तो उससे जो ये जो इनकी कोशिश थी हिंदुस्तान की 9/11 के बाद कि कश्मीर की हक खुद इरादियत की स्ट्रगल को तशबीह दी जाए टेररिज्म से, वो उससे बाहर आ गई, और लोगों ने कहा कि वहाँ तो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, एक्सेसिव यूज हो रहा है, स्पेशल कवानीन के जरिए वहाँ लोगों को कुचला जा रहा है। इंडिया ने जैश के हवाले से जो इल्जाम आयद किए थे, कुछ उन्होंने फैक्ट्स भी, कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की जिसको बुनियाद बनाते हुए हुकूमत पाकिस्तान इन्वेस्टिगेट कर सके। कुछ देखिए, अभी तो हम तो उनसे कह रहे हैं कि भाई आपके पास कोई फैक्ट्स हैं तो दीजिए। उन्होंने कोई एक्शनेबल एविडेंस, कोई फैक्ट नहीं दिया। हम तो उनसे कह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, मैंने कहीं अपने वहाँ इंटरेक्शंस में, मैं म्यूनिख में भी था, कहा कि आपके पास है तो दीजिए, हम दयानतदारी से सिंसियरली इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे। और प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा कि देखिए ये एक नई हुकूमत है, इसका एक अपना माइंडसेट है, और हम माजी में फंसे नहीं रहना चाहते, और अगर कोई ताने बाने कोई जुड़ते हैं तो वी विल टेक स्टर्न एक्शन।
शाह साहब, आपका कोई इंडियन गवर्नमेंट में आला सतह पे कोई इंटरेक्शन हुआ उनके फॉरेन मिनिस्टर या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र या और किसी सीनियर लेवल के ऊपर? जी नहीं। जी नहीं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और इसके ऊपर अपडेट दिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। कश्मीर वाला सवाल अधूरा रह गया था कि बातचीत करके इंडिया भागा क्यों? हाँ, वो फ्रेंकली मनमोहन सिंह साहब जो आई मीन नो क्रिटिसिज्म ऑफ हिम, बहुत ही अच्छे इंसान है वो। उन्होंने पाकिस्तान आना था और हमारी ये पार्लियामेंट चलनी थी और हमने ये सोचा था कि हमें ये सिग्नेचर्स अगर हमने नहीं किए पीस के ऊपर, तीनों इश्यूज के ऊपर, अगर 3 नहीं तो 2 के ऊपर कम से कम, तो ये बहुत फ्लैट हो जाएगी विजिट। So he was supposed to come to Pakistan. Unfortunately, he decided not to come. अब क्यों नहीं आए वो? या तो वो समझे थे कि मैं कमजोर हो गया हूँ, मेरी पॉपुलैरिटी डाउन हो गई है, इसलिए नहीं आए वो। पर there was some reason, वो ठप हो गया मामला अनफॉर्चुनेटली। मेरे ख्याल में ये आपका तासुर दुरुस्त है, क्योंकि आपका वो जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साथ एक टकराव वाली कैफियत थी, उसमें इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ आप कमज़ोर हो गए, अब ये कोई बड़ा एग्रीमेंट नहीं कर सकेंगे, तो वो पीछे हट गए। हाँ, सही सही बात है। दैट इज व्हाट दे थॉट। आपको लेकिन वो मैं कहता हूँ मीटिंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो मुल्कों के दरमियान में आती हैं और निकल जाती हैं, चली जाती हैं। अब अगर आप उनको यूज नहीं करें और फायदा ना उठाएं तो वो खत्म हो जाती है मीटिंग अपॉर्चुनिटी एंड यू मिस द बस। तो इस वक्त ये कुछ वैसे ही हुआ है कि वी मिस द बस। अब आ जाते, हम साइन कर देते। अब उस सिग्नेचर को अनडू कौन करता? कोई भी नहीं करता। तो आई वुड से दैट मनमोहन सिंह साहब को आना चाहिए था। मैं आपको 2 बयान सुनवाना चाहूँगा इंडियन आर्मी चीफ के। एक तो जनरल बाजवा के हवाले से, पहले वो सुनवाता हूँ, फिर दूसरा है वो जहाँ धमकी का जिक्र करते हैं वो बाद में सुनाता हूँ। पहले जनरल बाजवा के मुताल्लिक उन्होंने क्या कहा, दिखाएगा जी प्रोड्यूसर। जनरल बाजवा से आपकी कभी बातचीत होती है? व्हाट इज योर व्यू ऑन हिम? आई फॉलो हिम वेरी वेल. I follow him in whatever he says. I keep taking a feedback on him. I follow where he goes. I know where he visits. All that I do follow him. And well, he is the chief of the Pakistan Army, so I have to follow him. कुछ लोग बड़े गुस्सा हो गए थे, नवजोत सिंह सिद्धू ने उनको जाके झप्पी कर दिया था। आप भी गुस्सा हुए? मैं कभी गुस्सा नहीं होता। Did it upset you that he went and hugged someone? मैंने बोला these things don't upset me. That's his personal thing. You know why he did it. He may be the best judge. You know he may have thought this will lead to positives. Maybe that was in his mind. अच्छा, ये तो बयान का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जो है वो धमकी वाला और इल्ज़ाम तराशी वाला है, वो भी सुनाऊंगा। उसके ऊपर जनरल परवेज़ मुशर्रफ से रद्द-ए-अमल भी लेंगे। दिखाएगा दूसरा हिस्सा भी। We know there are terrorist camps there. They train the terrorists. We have evidence that they train the terrorists. Then those terrorists cross the border. That terrorist who has been trained by their establishment, who has been fed by their establishment, who has been armed by their establishment and has been told to infiltrate and given a target inside a country by their establishment. जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, ये जो इल्ज़ाम है कि यहाँ दहशतगर्दी के कैंप हैं और पाकिस्तान ट्रेन करता है उनको, बाढ़ भी लग गई, फौज भी लग गई, इल्ज़ाम नहीं ख़त्म हुए, क्या करें इसका? देखें, बात यह है इन अ फूल्स पैराडाइज। अगर हम ये समझते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कुछ नहीं करते हैं और हर चीज हंकी डोरी है, हम बहुत प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, नहीं जी, ये नई बात है। बात यह है कि हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचाते हैं। तो वन साइडेड व्यू आप लेंगे कि पाकिस्तान ये कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है उससे डबल इंडिया कर रहा है। तो ये मैं कहूँगा, तो इसको तो खत्म होना चाहिए। देयर इज नो डाउट। अभी गुलबचन यादव को ले गए उधर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उधर ले गए उसे, जबकि ये अजमल खताब को क्यों नहीं लेकर गए वहाँ? व्हाई शुड वी टेकिंग देयर? तो ये आई थिंक ये कुछ दुनिया में वन साइडेड चलता है। लेकिन मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हम एक सिंगल हैंडेड अकेले में दुनिया को नहीं चला सकते हैं। वी हैव टू गो अलोंग विद द वर्ल्ड, और उसमें हमें देखना पड़ेगा कि दुनिया में, रीजन में क्या रिक्वायरमेंट और पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, उसके मुताबिक हमें एक्ट करना चाहिए।
कि वही बात है 9/11 की बात है, मैं कोट करूंगा। 9/11 में सब कहते थे कि नहीं, वो अमेरिका के साथ नहीं होना चाहिए था, बहुत हमने गलती की। ओ बाबा, तुम किसकी बात कर रहे हो गलती की? पूरी दुनिया, चीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, तुर्की, सब इसके फेवर में थे कि उनको मारा जाए अफगानिस्तान में। तो आप कौन है आप कि आप कहें नहीं नहीं हम तो लड़ेंगे, हम तो तालिबान की तरफ होंगे और हम पूरी दुनिया से लड़ेंगे? ऐसे नहीं होता है। तो आई टोटली एग्री विद इट, लेकिन वी शुड फाइंड अ सॉल्यूशन जहाँ जो हमारे अच्छे वेल विशर्स हैं उनको और किसी तरीके से उनको ठंडा किया जाए और ख़त्म किया जाए। आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को क्या मशवरा देंगे, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें? आई थिंक ही इज हैंडलिंग इट प्रीटी वेल, आई मस्ट से। मैं बीच में इंटरफियर नहीं करना चाहता हूँ। ही इज डूइंग प्रीटी वेल, ही इज डूइंग अ गुड जॉब ऑफ इट। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दूसरी साइड पे ईंट का जवाब पत्थर से जब मैं कहता हूँ तो ईंट का जवाब ईंट से ना दो, ईंट का जवाब पत्थर से देना। थोड़ा सा जो पत्थर वाली बात है उसका ख्याल रखें जरा, जरूर, क्योंकि जब आप वो इस्तेमाल करेंगे तो इंटेंट टू यूज द फोर्स सामने आ जाती है और वो सह नहीं सकते हैं। अब उसमें दुनिया जो है, तो अब पहले दिन ही से ये इंडिया तो कह रहा है कि हमने करवाया है वो, और पूरी दुनिया के कई लोग मुल्क हमें ब्लेम कर रहे थे। अब वो मुल्क बीच में आ गए, दे आर नॉट ब्लेमिंग अस दैट मच। सिर्फ इंडिया के मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर और जनरल ये रह गए। तो इनमें से भी कई एक लोग हैं जो सेंटर पे आ गए हैं शिफ्ट होकर। तो आई थिंक ग्रेजुअली ये एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, आपके बाद जनरल अशफाक परवेज़ कैनी आए, इन्होंने भी राह रास्त और राह हक और इस नामों से ऑपरेशन किए। फिर जनरल राहिल शरीफ, इन्होंने बहुत अग्रेसिवली ज़रब अज़्ब ऑपरेशन किया, बहुत पॉपुलैरिटी भी उन्हें मिली, पाकिस्तानी कौम ने बहुत इज़्ज़त दी। मौजूदा आर्मी चीफ ये एक स्टेप और आगे गए, रद्दुल फसाद के नाम से इन्होंने वो जो पूरे अर्बन एरियाज से उनको भी क्लियर करने का काम शुरू कर दिया। आप जनरल बाजवा को क्या मशवरा देते हैं कि वो इन तंजीमों के खिलाफ भी एक्शन करना है? बॉर्डर सिचुएशन भी है जिसे आप कहते हैं टू फ्रंट सिचुएशन है, टू फ्रंट वॉर सिचुएशन पाकिस्तान फेस कर रहा है। जनरल बाजवा को क्या करना चाहिए, मौजूदा आर्मी चीफ को? ऐसा तो नो डाउट हमें तैयार होना चाहिए। टू फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमें पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए, लेकिन इस वक्त तो नहीं है कि टू फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट होगा। सोवियत यूनियन चला गया है, डिफीट हो गया है, डिसमेंटल हो गया है, अमेरिका उधर है, तालिबान है, नॉर्दर्न अलायंस है। तो अभी तो सिचुएशन ही वहाँ फर्क हो गई है। तो वहाँ अगर ये कुछ अमेरिका जाता है, वहाँ तो प्रॉक्सी वॉर शुरू हो सकती है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, जो बिल्कुल ही बॉल गेम ही अलग होगा वो। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अब अकेले हैं टू फ्रंट वॉर। टू फ्रंट वॉर में हम उस वॉर को अपनी तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं इस वक्त जो अफगानिस्तान में है। तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको लगता है कि जो आने वाले दिन है अमेरिकन विड्रॉल के बाद, तो ये अफ़गानिस्तान वाली साइड जो है ये पाकिस्तान के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन का समा पेश करेगी, या एक नया चैलेंज होगा कि वहाँ पर अबतरी होगी, केओस होगा, ग्रुप्स आपस में लड़ रहे होंगे और हमें इस बॉर्डर को संभालने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? हाँ, मैं समझता हूँ कि 3 ऑल्टरनेटिव पॉसिबल। नंबर 1 कि ये वही केओस, कंफ्यूजन में है वो, यहाँ तमाम वॉर लॉर्ड एक दूसरे को मार रहे हो, लड़ रहे हो, जो 1990 से 97 तक था। फिर 97 के बाद तालिबान मुल्ला उमर के नीचे एक यूनिफाइड कमांड आ गई और दूसरी साइड पे नॉर्दर्न अलायंस आ गई। नॉर्दर्न अलायंस को इंडिया, रशिया, अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा था, हम सपोर्ट कर रहे थे। वी हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर, सपोर्ट तो हम नहीं कर रहे थे विद तालिबान ना। उसमें ये दोबारा सिचुएशन वही हो सकती है कि वो एक तरफ तालिबान है, दूसरी तरफ ये नॉर्दर्न अलायंस है। तो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि हम किस तरफ जाएं। तीसरी चीज ये है कि ये चले गए तो प्रॉक्सी वॉर शुरू हो जाएगी। मेरा पर्सनल ख्याल, ज़ाती ख्याल ये है उसका फायदा
पाकिस्तान को ज़्यादा होगा। कि हिंदुस्तान को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, उसका बहुत नुकसान हो सकता है, जिसका नुकसान ज़्यादा उनके ऊपर होगा, हमारे ऊपर इतना नहीं होगा। अभी रिसेंटली क्रॉन प्रिंस का विज़िट हुआ है पाकिस्तान में, सऊदी अरब के क्रॉन प्रिंस, और बड़ी इमदाद का भी ऐलान हुआ है, और यूएई से और कतर से भी कुछ गर्मजोशी पैदा हुई है, और ये लगता है एक नई इन्वायरमेंट है जिसमें अमेरिका की विड्रॉल, अफ़गान तालिबान के साथ अमेरिका की बातचीत और इन ममालिक का एक्टिव रोल। आपको लगता है कि एक रीपोजिशन हो रहा है पूरा रीजन? एब्सोल्युटली। पाकिस्तान का रोल ज़्यादा हो रहा है, इंडिया का रोल कम हो रहा है। तो ये उनको पता होना चाहिए इंडिया को, उनका रोल ग्रेजुअली बैक टू बैक साइड पे जा रहा है और हम आगे आ रहे हैं। तो आई थिंक फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू पाकिस्तान की सिचुएशन मैं समझता हूँ बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है। सर बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड आपसे अगर पूछूं कि अगर अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे तो पाकिस्तान आने का भी इरादा रखते हैं? देखिए मेरे पास 2 अल्टरनेटिव है, एक के मैं नाम वो मैंने उसको राइट ऑफ किया हुआ है। देखो मेरे सारे रिलेटिव उधर है, मेरे दोस्त उधर है, मेरे घर उधर है, वो एक पाकिस्तानी माहौल है। अगर मैं लाल कुट्टी जाकर पान खाना चाहता हूँ वो मैं खा लेता हूँ, अगर मुझे मिठाई बर्फी मिल तो वो ले लेता हूँ। मतलब एक माहौल है जिसको मैं कैसे छोड़ दूँ उस माहौल को। दूसरा ये है कि अगर मैं आना है जाहिर है उसके लिए एक माहौल क्रिएट होना चाहिए बिफोर आई कम। बिल्कुल एक फूलिशली तो एक स्टेप नहीं उठाना चाहिए। सर अब तो मेरे ख्याल में बहुत ही मुनासिब सिचुएशन है, चीफ जस्टिस भी नए हैं जिनसे आपकी हॉस्टिलिटी थी वो नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी नए हैं जिनसे हॉस्टिलिटी थी वो नहीं है, तो इट्स अ गुड सिचुएशन टू कम बैक एंड फेस द कोर्ट्स। इफ यू रिकमेंड यस, आई डोंट माइंड फेसिंग द कोर्ट बाय द वे। सॉरी ये जो आपने कहा दिन देखें मैं कोई 15 दफा कोर्ट्स में गया हूँ और हर कोर्ट में गया हूँ मैं, हर कोर्ट में गया हूँ मैं। मुझे जो दुख होता है वो कोर्ट्स में बुलाने का नहीं है दुख, मुझे दुख इस बात के भाई मैं आऊंगा, मैं 10 दफा आऊंगा, मैं 15 दफा आऊंगा, फैसला तो दे दो मेरे भाई, फैसला दे दो मुझे, एक जस्टिस मेरे साथ कर दो। और जो वो नहीं होता है तो उससे फिर आदमी क्या करे? अगर व्हेन यू डोंट गेट जस्टिस तो आप क्या करें? आप भाग जाएं, अपने आप को मार दें, क्या करें आप? दिस इज माई प्रॉब्लम which pains me a lot. तो आई ओनली होप जो आप कह रहे हैं कि लाइक जस्टिस आए हैं, एंड आई होप ही does give justice। अदल और इंसाफ तो इस्लाम के बेसिक पिलर्स हैं, वो मुझे अगर मिलते हैं, मुझे आप आज गारंटी दे दें कि अदल और इंसाफ आपको पूरी तरीके से मिलेगा, मैं कल आ जाऊंगा। आई विल कम टुमारो। सर मैं तो सिर्फ एक चीज़ की गारंटी कर सकता हूँ कि मुझे मौका मिला तो मैं आपका इंटरव्यू ज़रूर करूँगा, बाकी चीज़ों की गारंटी तो स्टेट दे सकती है। सही वो इंटरव्यू हम पहले भी बगैर इसकी चीज के भी आप लेते रहे इंटरव्यू, मैं आपको इंटरव्यू देता रहा तो दोबारा देते रहेंगे आपको इंटरव्यू। सर पाकिस्तान में जो इंटरनल चैलेंज है उसको थोड़ा सामने छोड़ दिया, अगर ऐसा मौका आ जाए कि हमें इंडिया क्या कहता है उसको छोड़ दें, लेकिन पाकिस्तान का मुस्तकबिल अजीज़ रखते हुए हमें अपनी दाखिली सलामती को अजीज़ रखते हुए कुछ मामला तय करने हो, इन इंतहापसंद तंजीमों के ख़िलाफ़ मूव करना हो, तो उसके लिए आप कैसे प्रायोरिटाइज़ करेंगे एक्शन? हाँ ये तंजीम असल में पाकिस्तान की रिलीजियस मिलियू जो है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। अनफॉर्चुनेटली हमें सबसे बड़ी चीज तो हमें एक सेक्टेरियन डाइवर्सिटी हमारे अंदर अंदरूनी, जिसे हमें डील करना चाहिए। अब उस डीलिंग उसके साथ फिर वो ये आ जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, ऊपर से ये इंडिया वाला फैक्टर आ गया। इंडिया का फैक्टर ये तो बना है, मुजाहिदीन आए हैं 1991 में, कोई अभी की बात नहीं है, इनको तो 20 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, उस वक्त के बने हुए हैं ये, तो ऐसी कोई नई चीज नहीं है ये। अब
अब इनसे डील करना जो है वो तो डील करना है इनसे, एंड वी हैव टू आई थिंक एक्सेप्ट रियलिटीज एक्सेप्ट करते हुए इनसे डील करना चाहिए। और ये भी देख लेना चाहिए कि ये कितना फायदा देते हैं हमें, कितना नुकसान हमें देते हैं, क्योंकि हमारा नुकसान तो, इंडिया तो हमारा नुकसान ही चाहता है। सर एक मौका था जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, जब आपने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इधर इस्लामाबाद डिक्लेरेशन वगैरह किया, तो जो क्रॉस बॉर्डर थी आपने ऑलमोस्ट उसकी टूटी मुकम्मल बंद ही कर दी थी, कि रोक दिया था कि नहीं यहाँ से कुछ क्रॉस बॉर्डर नहीं होगा, तो काफ़ी नॉर्मलाइज हो गया था। उसके बाद मुझे नहीं लगा कि इतना ज़्यादा यहाँ से क्रॉस बॉर्डर हो रहा है, काफ़ी तब्दीली आई उसके बाद। हाँ, उसे दैट वाज पर्सनल डीलिंग, दैट वाज माय पर्सनल डीलिंग आई वुड से। ये बात नहीं है कि हमने उनको शुरू में मुझे पता भी नहीं था कौन है ये लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद वगैरह। जब तक के ये जैश मोहम्मद ने तो मेरे ऊपर अटैक किया है, तो मैंने एक डेफिनेशन बनाई कि कौन है जो मुजाहिदीन और कौन है जो टेररिज्म कर रहा है। मेरी नज़र में वी नीड टू डिफाइन वेरी क्लियरली एंड ऑनेस्टली कि कश्मीर में जो लड़ रहे हैं लोग वो क्या टेररिस्ट है या मुजाहिद है, ये हम डिसाइड ही नहीं करते। हम घबराते हैं, हम शर्माते हैं, इंडिया भी शर्माता है, दुनिया भी प्रेस करता है हमें कि ये टेररिस्ट है, हम भी फिर चुप हो जाते हैं। तो इसमें हम अंदरूनी तौर पे अपने आप को ताकतवर पहले करें, तो फिर अपना सिक्का हम जब बना सकते हैं कि भाई इसकी बैठो जरा, इसकी डिस्कशन। मैंने यूनाइटेड नेशन में एक दफा इसकी एक फोरम पे डिस्कशन शुरू करवा दी थी कि ये बताएं, आप डिफाइन करें कि कौन है मुजाहिदीन, कौन है। तो ये चीजें हैं इंटरनेशनली, दे आर वेरी इम्पोर्टेंट एंड दे कैन नॉट बी इग्नोर्ड। लेकिन उसमें जो ये वर्ल्ड प्लेयर्स हैं, इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे पास, और इनका रोल नहीं होगा साथ तो फिर ये इसके एग्जीक्यूशन की भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। जनरल साहब, इंटरनल यूनिटी के हवाले से भी थोड़ा सा और सियासी इस्तेहकाम के हवाले से भी अगर एक दो बातें आपसे मुझे पूछने का मौका मिल जाए। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो आपने बनाया, नैब, और नैब को आप ही के ज़माने में पीपल्स पार्टी के वो 15-16 वो जो लोग थे, वो नैबज़ादे उन्हें कहा जाता था, काफ़ी फैसल साले हयात और कई लोग, वो तोड़ने के इस्तेमाल भी आई। आज भी तासुर यही है कि पोलिटिकल इंजीनियरिंग के काम आ रही है। नैब का क्या रोल हो गया है, आप इसके ऊपर कुछ राय देंगे? देखिए, हमारे फैसल साले याद वगैरह की बात करें, वही वन है टू सी कि ये पॉलिटिकल इशू, इसको आगे लाया जाए या नहीं, ये ना लाया जाए और गवर्नमेंट अपनी फेल हो जाए और हम घर बैठ चले जाएं वापस। तो जाहिर है माई डिसीजन वाज कि नहीं, वी हैव टू एग्जिस्ट, हमें कंटिन्यू करना है, वरना ये नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ये अगर आ गए दोबारा, ये तो पाकिस्तान का सत्यानाश कर देंगे। तो इसलिए हमने अलाउ किया कि ये फैसल सालेहात टाइप लोग जो फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह बनाना चाह रहे हैं वो बनाए। वो पाकिस्तान के ओवरऑल पॉलिटिकल इंटरेस्ट में है और हमारे भी मेरे पॉलिटिकल इंटरेस्ट में। तो इसमें कुछ प्रैग्मेटिज्म आदमी को दिखानी होती है, और तो मुझे मालूम है लोग कहते हैं कि ये तो प्रैग्मेटिज्म मतलब ये जो अपने हेरा फेरी कर रहे हैं। हेरा फेरी की बात नहीं है ये, दिस इज नॉट हेरा फेरी, दिस इज जस्ट जो पाकिस्तान के हक में जो चीज हो रही है वो आपका है। बाकी उसका मेन रोल था करप्शन को रोकना। मैं पूरी वसूख से कह सकता हूँ कि करप्शन को, ग्लास को हाफ फिल्ड देखें, हाफ एम्प्टी हम हमेशा देखते हैं। उसमें जितने पैसे रिकवर किए हैं नैब ने, जितने कोऑप स्कैम्स वाले हैं, उसके करोड़ों अरबों रुपए हमने वापस लेकर लोगों को दिए हैं। मैंने दिए लाहौर और कराची में जाकर लोगों को, मैंने देखा है कि कितने गरीब लोग, बूढ़ा आदमी अपने आंसुओं से रो रहा है मेरे सामने जब मैं उसे 3 लाख रुपए का चेक पकड़ा रहा होता था या 4 लाख का। ये तो हम लोगों ने बहुत कुछ किया है उधर। हाँ, अब वहाँ प्रैग्मेटिज्म कहाँ आती है? अब वहाँ वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल शुरू हो गई।
लोग पैसे लेकर बाहर भागने लगे। एक तो ये हो गया। उसके अलावा ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने काम करना छोड़ दिया। दे वुडंट वर्क। बैंकों ने लोन देने बंद कर दिए, यानी गदर हो गया। अब मेरे पास ये मेरी फाइनेंस टीम सब आए कि भाई सर ये तो कुछ बहुत ही गदर हो रहा है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि ये चीजें बंद हो। मुझे याद है यहाँ हमारे, आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, द बेस्ट सेक्रेटरी 22 जिसने 2 जगह परफॉर्म किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसको नैब के चेयरमैन उस जमाने में बड़े टेढ़े से थे, 2-3 घंटे के लिए बाहर बिठा कर रखा अपने दफ्तर के, और रोते हुए मेरे पास आए कि सर ऐसे मैं कैसे काम करूंगा, और वो काम बहुत एवन कर रहा है। तो फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यार ये आप क्या कर रहे हैं, जरा देखो तो सही किससे डील कर रहे हो और कैसे डील कर रहे हो। उसने मुझे कहा कि जी मैंने अल्लाह ताला को जवाब देना है। ये मैं बिल्कुल वर्बेटम कह रहा हूँ। तो मैंने कहा यार अल्लाह ताला को तो मैंने भी जवाब देना है। और कहने लगा सर मैं तो ये तो करूंगा, मैं अल्लाह ताला को जब, मैंने कहा देखो हमने सब ने अल्लाह ताला को जवाब देना है। प्लीज अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान इज मोर इम्पोर्टेंट, the organization is more important than your whim। इसको आप सजा दे दें, आप 3 घंटे के लिए इसकी बेइज्जती करें। वो माना नहीं, मेरे मुंह के सामने अक्रॉस द टेबल नहीं माना। मैंने कहा फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू आर नो मोर देयर, ओके, इफ यू थिंक लाइक दैट। तो कहते नहीं सर मैं तो बिल्कुल मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा यू आर आउट टुमारो, यू आर नॉट द चेयरमैन नाउ। अरे सर आप तो थे ऑल इन वन, आप प्रेसिडेंट थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, आर्मी चीफ थे, आपने तो बेयक जुम्शे कलम चेयरमैन नैब की छुट्टी करा दी। तो इमरान खान को क्या मशवरा देते हैं, वो भी चेयरमैन नैब की छुट्टी करवा दें? जैसे निक्सन की किताब आपने शायद पढ़ी हो, लीडर्स, उसमें वो कहता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर टू गेट द राइट मैन इनटू अ जॉब, select the right person. More difficult is to fire a man who is otherwise honest है, dedicated है, हर क्वालिटी है, क्वालिफाइड भी है, लेकिन काम नहीं करता है, उल्टे काम करता है। उसको फायर करना जो है ना, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब। तो मैं इमरान को यही कहूंगा कि फायर करना भी लोगों को सीख ले। ये सही आपने आर्मी चीफ वाला मशवरा दिया है कि जो काम नहीं सही कर रहा फायर हिम, सैक करो। बिल्कुल, ही हैज टू, वरना कैसे चलेगा भाई? एक टीम चलेगी, टीम में देखो नदीम, मैं बिलीव करता हूँ गवर्नेंस आप एस्टेब्लिश करो। कोई 200-300 ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की, स्टील मिल ले लो, रेलवे ले लो, शिपिंग कॉर्पोरेशन, जो कुछ भी है, इसमें आप सिलेक्ट करते हैं बड़ी इंटेलिजेंटली अच्छे लोग लगा देते हैं। आपने बड़े अच्छे लोग लगा दिए जी, 200-300, वो अपने इदारे को A1 चला रहे हैं। नो, वहां आपका काम नहीं खत्म होता है, आपका काम अब रहता है लीडरशिप, जो असली लीडरशिप है वो इधर शुरू होती है कि आप वो जो 200 लोग हैं उनको ऐसे जेल करें कि आप अपने विल को, इम्पोज योर विल ऑन देम, ताकि वो जड़ रहे और एक टीम की तरीके से काम करें, ना कि आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहें और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो आपसे। तो उस जेलिंग में फायरिंग इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दैट जेलिंग। दुरुस्त है सर। आजकल एक आपके दौर की टर्म बड़ी तवातर से इस्तेमाल होती है, NRO। वो तो आपने मोहतरमा से किया था, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, लेकिन आजकल वो NRO इस्तेलाह इस्तेमाल होती है। ये जो पेंडिंग केसेस हैं, आसिफ जरदारी साहब के ऊपर एक तलवार लटक रही है फेक अकाउंट्स की, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो क्या करना चाहिए? हुकूमत को उन्हें पकड़ लेना चाहिए या उनके साथ कोई मुफाहमत का रास्ता निकालना चाहिए आसिफ अली जरदारी के हवाले से? देखिए, सीधी सीधी बात है, कौन
कौन सा बच्चा पाकिस्तान का नहीं जानता है कि वो क्या आदमी है। मिस्टर 10% से मिस्टर 90% जो हुआ है, कौन सा बच्चा नहीं जानता। अब उसके बारे में आप सोचें कि इसको पकड़े ना पकड़े। अजी पकड़े और क्या करें, मतलब व्हाट द हेल। उधर अगर नवाज शरीफ को पकड़ सकते हैं, उसे कैसे पकड़ सकते। और इन्होंने सब दोनों ने लूटा है, दोनों हाथों से लूटा है, पूरे पाकिस्तान को लूट लिया। आप मुझे बता दें ईमानदारी से, इन दोनों का टेन्योर जरा 2008 से 13, 13 से 18, आप मुझे बताएं कौन सा मेजर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लगा है, अदर देन ये इनकी बस तो चलाई इन्होंने, अब वो येलो ट्रेन चला रहे हैं वो। इसके अलावा मुझे बता दें कि क्या इन्होंने किया है, क्या इन लोगों ने डेवलप किया पाकिस्तान। इन्होंने आवाम की खुशहाली के हवाले से क्या आवाम को दिया है, ये मुझे बता दो जरा, अलग से बैठकर मेरे ख्याल में अगर तुम कभी आओ तो मुझसे। सर 4 वोटों की अक्सरियत से फेडरल गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कायम, वो इतना नवाज शरीफ को पहले जेल में डाला हुआ है, जरदारी साहब को भी जेल में डालेंगे तो ये संभल पाएंगे? मेरे ख्याल में तो एक पॉपुलर मूव होगा, वो उसके लोग, उसके चमचे जो हैं वो जरूर इसके खिलाफ होंगे, बट अदरवाइज पाकिस्तानी जो जनरल कॉमन पाकिस्तानी है वो बहुत खुश होगा सही आदमी को पकड़ के बंद किया। जनरल साहब खुश रहिए, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, और आई होप कि पाकिस्तान आए तो हमें दोबारा आपसे बात करने का और इंटरव्यू करने का भी मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम में। ये आज प्रोग्राम हमने कुछ और तरीके से तरतीब दिया था, लेकिन जनरल साहब हमारे साथ शमूलियत इख्तियार की तो हम अपने बाकी पैनलिस्ट के साथ आज गुफ्तगू नहीं कर सके। बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहने के लिए। खुदा हाफिज़।